A big debate is underway. At the center of this debate are freebies. आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है. Either you must have a constitutional basis to say what you say, in which case we all listen. Or you must have some special expertise. You must be a double PhD in economics. You must have some Nobel Prize. You must have something that tells us that you know better than us. ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है. You must have a performance track record that shows that you have grown the economy wonderfully, that you have brought down the debt, that you have increased the per capita income, that you have created jobs. Then we say, oh, we listen. When neither of these is true, why should we listen to somebody's view? पिछले हफ्ते से एक नया शब्द रेवड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव के दौरान मुफ्त में सेवाएं देने या सामान बांटने के ऊपर कटाक्ष किया. वे नेताओं द्वारा किए गए उन खोखले वादों से परेशान नहीं हैं, जिसमें 2021 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, या सिलेंडर के दाम कम करने की बात थी, या फिर रुपए की कीमत सुधारने का आश्वासन. हमारे प्रधानमंत्री उन वादों को लेकर नाराज हैं जो पार्टियों द्वारा सत्ता में आने के बाद पूरे कर दिए जाते हैं. खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां. हो सकता है वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नाराज हों, जिन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त बिजली का वादा किया और उसे पूरा भी किया. कोविड महामारी के बाद कई अन्य राज्य सरकारें भी यह तरकीब अपना रही हैं. जैसे ही प्रधानमंत्री ने मुफ्त रेवड़ी का जिक्र किया, वैसे ही उनकी पार्टी यह मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बिठाने वाले हैं. स्थिति गंभीर हो रही है और जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, वह भी इससे लड़ने की तैयारी में है. मुफ्त की रेवड़ी का क्या मतलब है? क्या सही में यह कोई गंभीर समस्या है? प्रधानमंत्री और विपक्षी दल इतने परेशान क्यों हैं? आइए समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है. हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है. मुफ्त की रेवड़ी का मतलब ऐसे सामान या सेवाओं से है जो फ्री में बांटी जाती है. इसमें अनाज, पानी, बिजली, कपड़े, आवास या कुछ भी आ सकता है. यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह क्या देना चाहती है. हम में से कई लोगों को इस तरह की फ्री सेवाएं मिलती हैं. जैसे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उन्हें फ्री सिलेंडर, और कुछ लोगों को सिलेंडर पर सब्सिडी. माफ कीजिए, अब यह पुरानी बात हो गई है. 2 साल पहले ही कोविड के समय से यह सब्सिडी खत्म कर दी गई है. छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और स्कूलों में मिड डे मील के रूप में मिलने वाला भोजन भी मुफ्त सुविधा में ही आता है. देखा जाए तो ग्रामीण रोजगार योजना भी एक प्रकार से मुफ्त सेवा ही है, क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को जीवन यापन करने के लिए एक आय मुहैया कराना है. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पूरे देश में किसानों को दिए गए 6,000 रुपए भी इसका ही एक और उदाहरण माना जा सकता है. बात यही खत्म नहीं होती. चलिए इसी को एक और उदाहरण से समझते हैं. कुछ साल पहले कॉर्पोरेट बिजनेस पर लगने वाले टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया. इससे सरकारी खजाने को हर साल लाखों करोड़ का नुकसान होता है. बड़ी कंपनियों का लगभग 10 लाख करोड़ ऋण बैंकों ने बैड लोन मानकर माफ कर दिया. जहां रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर लगातार टैक्स बढ़ रहे हैं, वहीं आय पर लगने वाली टैक्स बहुत लंबे समय से वहीं के वहीं है. पिछले बजट में कुल सब्सिडी 3.17 लाख करोड़ थी, जबकि टैक्स में की गई कटौती और लोन माफी की धनराशि 15 लाख करोड़ से भी अधिक है. आपके हिसाब से कौन सा आंकड़ा अधिक चिंताजनक है? कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह मुफ्त सुविधाओं से अमीरों का उत्पादन बढ़ता है और गरीबों की खपत. यदि खपत ना हो तो उत्पादन का मतलब ही क्या है? लेकिन जब देश कोविड महामारी, आर्थिक मंदी और भारी बेरोजगारी से जूझ रहा हो, तो सोचना चाहिए कि मुफ्त सुविधाओं की सही मायने में किसको जरूरत है और किसकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. भारत में 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 50% जनता से भी अधिक संपत्ति है. हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 9 परिवार. क्या यह सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है? लेकिन यह मत सोचिए कि आप इन 9 धनी परिवारों में नहीं हैं तो आप गरीब हैं. अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो आप 90% भारतीयों से अधिक कमा रहे हैं.
भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक गैर बराबरी वाले देशों में से एक है। आजादी के 75 साल बाद भी यदि यही हाल है कि देश की 90% आबादी एक सामान्य जीवन नहीं जी सकती, तो इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अगर आजादी के 75 साल बाद भी 90% लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो देश में सरकार होने का मतलब ही क्या है? कानून व्यवस्था होने का मतलब क्या है? इसलिए सरकार की विफलताओं के लिए गरीबों को जिम्मेदार न ठहराया जाए, न ही पानी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की उनकी मांग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। I have a huge objection with this term freebies, because after all, it's all paid for by taxpayers' money. You, I, and even the poorest person on the street. And voters in India are very, very intelligent and wise. If you talk to them, they understand that their vote is a huge currency for them at the time of elections, to put pressure, to build public pressure on parties, on candidates, and finally which form government, to respond to what is important to them. So if you look at the National Food Security Act, you look at even laws like the right to information, finally they came in only when people during elections also put pressure on political parties and said, this is something we want, if you do this we will vote for you. यह हो सकता है कि राजनीतिक दल चुनाव के समय चांद तारे लाने की बात भी करें। कई दल सरकार को आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। कुछ साल पहले तमिलनाडु में टीवी सेट से लेकर साड़ियां बांटने जैसे चुनावी वादों की वजह से यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। So yes, in the Subramanian judgment, which you referred to, where the Supreme Court had heard the matter and they had pronounced a judgment, I think that made a lot of sense. The Supreme Court basically asked the Election Commission in that case that they should form some guidelines, and the Election Commission formed these guidelines, which basically finally were annexed to the Model Code of Conduct. And the guidelines are, to my mind, are fairly robust. They say that nothing can be promised which is not constitutional. And the other thing that they said was that political parties must also explain where they will fund. They should propose how they intend to fund the provision of the various promises and how they will fulfill the various promises. But that's where it should be limited. क्या होगा यदि पार्टियां कुछ फर्जी दावे करके निकल जाएं और इसकी वजह से बाद में सरकार वित्तीय संकट में आ जाए? हम इसका फैसला लोगों और उन पार्टियों पर छोड़ते हैं जो वोट देते हैं या वोट चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र इसी तरह चलता है। और अगर किसी को सही मायने में देश की आर्थिक सुरक्षा की चिंता है, तो उन्हें इस बात का समर्थन करना चाहिए कि हर साल यदि किसी की आय 1 करोड़ से अधिक है, तो वह इस पर वेल्थ टैक्स दे, या 100 करोड़ से अधिक संपत्ति का अगली पीढ़ी में ट्रांसफर या हस्तांतरण होने पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि उत्तराधिकार कर दिया जाए, या आय पर टैक्स बढ़ा दिया जाए जो काफी लंबे समय से बढ़ाया नहीं गया है। इससे सरकार के कोष में लाखों करोड़ रुपए आएंगे। अगर विशेषज्ञ राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित हैं, तो फिर उन्हें केंद्र सरकार से अपनी आय का कुछ हिस्सा राज्यों को देने की मांग करनी चाहिए। 14वें वित्तीय आयोग ने सिफारिश की थी, ऐसे कर जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है, उसमें से राज्य की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी जाए। क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने कैसे इससे पल्ला झाड़ा? अब टैक्स से जो राजस्व इकट्ठा होता है, उसे राज्य की हिस्सेदारी वाली श्रेणी से बाहर रखा जाता है, ताकि राज्यों का हिस्सा ही ना देना पड़े। जैसे कि सेस और सरचार्ज यानी कि उपकर और अधिभार इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए जब वे पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ाते हैं, तो वे इसे सेस और सरचार्ज के रूप में लेते हैं, ताकि इससे मिलने वाला पैसा राज्यों के पास ना जाए। इस तरह टैक्स से इकट्ठा हुए कुल राजस्व में केंद्र की हिस्सेदारी 2011 में 11.1% से बढ़कर 2021 में 15.3% हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार पर जो ऋण है, वह राज्यों से भी ज्यादा है। पिछले साल जीडीपी के अनुपात में भारत का कुल ऋण लगभग 90% था। इसमें से 65% सिर्फ केंद्र सरकार का था और बाकी बचा 25% राज्य सरकारों का। इसलिए अगर इस बात की चिंता है कि भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी ना हो, तो हमें राज्य सरकारों की बजाय केंद्र सरकार के ऋण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
श्रीलंका को IMF और विश्व बैंक ने सलाह दी थी कि वह सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं पर रोक लगा दे, भले ही इससे लोगों को बहुत नुकसान हो। और आज आप देख ही सकते हैं कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ। और हमारे कोर्ट क्या कर रहे हैं? चुनावी बॉन्ड का मामला बहुत लंबे समय से लंबित है, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा ली जा रही फंडिंग को गुप्त रखने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। एक अन्य याचिका भी कोर्ट के ठंडे बस्ते में पड़ी है, जिसमें सरकारी बैंकों द्वारा बड़े ऋण न चुकाने वाली डिफॉल्टर्स की लिस्ट पब्लिक करने की मांग है। I mean, here we are talking about what the Prime Minister is referring to as revadis. You know, revadis are like these small sweets that are distributed. You know, electoral bonds, there has the whole problem is of the bonds have opened up the floodgates of unlimited anonymous funding to political parties, which basically means that there is full scope for quid pro quo. We know political parties will work for those who funded them before elections. So there is every reason why citizens should know who is funding which political party. And otherwise, we will continue to see that behind a veil of secrecy, parties are continuing to give large freebies, not small freebies, but very large freebies like these 10 lakh crore write-offs of loans to certain capitalists and corporates, and people don't even know the names of these people. लेकिन लगता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रधानमंत्री की रेवड़ी तमाशे में ज्यादा दिलचस्पी है। विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्यों ने कोर्ट में इसका मुकाबला करने की ठान ली है। इनमें तमिलनाडु सबसे आगे है। On what basis is the Supreme Court the arbiter of how the money is spent? There is no place in the Constitution, not only in our Constitution, in almost any democratic constitution. बेशक यह मुद्दा कानून को ही निश्चित करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तव में रेवड़ी क्या है और क्या नहीं। रेवड़ी कल्चर पर एक ऑनलाइन पब्लिक मीटिंग आयोजित कर रहा है। यह ऑनलाइन मीटिंग 27 अगस्त को शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।